जहां खूनी परिंदे भी पर नहीं मारते, जहां जंगली दरिंदे भी सांस नहीं लेते, जहां मौत भी जाने से हिचकिचाती है, जिन रास्तों पर जिगर वालों का भी दिल कांप उठता है। हड़बड़ी में मैं चढ़ तो गया, लेकिन अब नीचे नहीं उतर पा रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा कि पैर कहाँ रखा जाए। जहां जाने वाला जाता है लेकिन वापस नहीं आता। जो आज तक वो कोई वहाँ तक पहुँचा ही नहीं, जो गया, जिसने डेयरिंग की वो वापस आए। अभी तक कोई जिंदा वापस नहीं आया। ये वो जगह है जहां से जुड़े हैं हजारों किस्से, कहानियां और दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य। ये रहस्य समाया है एक गुफा में, जिसका रास्ता एक भूल भुलैया सुरंग से जाता है। और सुरंग का गुप्त दरवाजा इस किले के अंदर छिपा है। आज उस रहस्य को हम तलाशेंगे। इस पहाड़ पर चढ़ेंगे इस तरफ से, आसमान चूमती इस चोटी को खंगालेंगे, फिर इस खाई में नीचे उतरेंगे, संकरे रास्ते पर जान जोखिम में डालेंगे। आज या तो ये रहस्य सुलझेगा या आधी हकीकत आधा फसाना आज के बाद खत्म हो जाएगा। आधी हकीकत आधा फसाना के इस सबसे खतरनाक सफर में आज देखिए अंधी गुफा का सुनहरा रहस्य। आधी हकीकत आधा फसाना। आज कहानी है भास्कर गढ़ की। ये नाम ध्यान से सुन लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि आज आप उन रास्तों, उन खतरों, उस रहस्य और उस मंजिल के गवाह बनने वाले हैं जिसके लिए न जाने कितने राजाओं ने अपने सैकड़ों गुप्तचरों, सेनापतियों और सेना की जान गंवा दी। लेकिन उन लोगों ने ऐसा क्यों किया, यह समझने के लिए हमें भास्करगढ़ को समझना पड़ेगा। भास्करगढ़ किला महाराष्ट्र के नासिक में, कहते हैं किला इतनी वीरान जगह पर है कि शायद ही किसी दूसरे राजा को उसे जीतने की कोई चाहत होती। उसका कोई बेहद खास सामरिक या रणनीतिक महत्व भी नहीं था, लेकिन उस किले में कुछ ऐसा था जिसे हर राजा हासिल करना चाहता था, किसी भी कीमत पर। आपको लग रहा होगा कि खजाना होगा, नहीं, वो खजाना नहीं है, उससे कहीं बढ़कर है। कहते हैं वो चीज जिसके पास होगी वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाएगा। अब आखिर ऐसा भी क्या है, पहले पता करेंगे फिर हासिल करेंगे। एक खतरनाक पहाड़, इसी पहाड़ की चोटी पर कभी एक विशाल किला था। आज आपको यहां किले का एक पत्थर भी दिख रहा है, नहीं ना? आज उस किले का नामो निशान तक नहीं है। बस ये विशाल सीढ़ियां, पहाड़ काट कर बनाए गए किले का नक्काशीदार दरवाजा,
और चंद दूसरी निशानियां इसके गौरवशाली अतीत की गवाही दे रही हैं। कहते हैं हमलावर सेनाओं ने पूरा किला खोद दिया। सारी दीवारें, जमीन, छत सब तबाह कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा। लेकिन वो क्या तलाश रहे थे? हमें लगा कि शायद उन्हें राजा के खजाने की तलाश थी। तो लोगों ने कहा कि खजाना तो हर राजा के पास होता है, फिर भारत के सारे किले तबाह क्यों नहीं किए गए? आप यहां की असली कहानी सुन लेंगे तो आप भी वापस नहीं जा पाएंगे। हर एक बच्चे को पता है कि ये कहानी क्या है। अच्छा, बच्चे को? हाँ, बच्चे को और पता कब से है। चली आ रही है? सदियों ये से? सदियों से चले आ रही है। क्या कहानी है? तो ये कहानी क्या है कि वहाँ पे एक यादव का राज था, यानी उनका वो किला था। अच्छा। तो उस टाइम पे कहा यह जाता है कि उनका बहुत अच्छा प्रशासन चलता था। अच्छा। इसलिए उनको जो कुलदेवी है, कुलदेवी उनको बोलते हैं कि वो प्रसन्न हुई थी और उन्होंने उनको वरदान में वो एक ऐसा पेड़ दिया था। अच्छा। जिसको इधर लोकल भाषा में हम परिस बोलते हैं। परिस मालूम है, जब परिस को किसी भी चीज को लगाया तो वो सोने में बदलाव हो जाता अच्छा, है। पारस मणि की बात आप कर हाँ, रहे हैं। परिस जो पेड़ है, हाँ। हाँ, वैसा पेड़ वो उस किले में है। वो पेड़ पारसमणि की तरह है। हमने पारस पत्थर या पारस मणि के बारे में सुना था। वो पत्थर जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके छूने से लोहा सोने में बदल जाता है। लेकिन यहां तो लोग पूरे पारस पेड़ के होने का दावा कर रहे थे। ऐसी कहानी पर यकीन नहीं किया जा सकता। हमने ये कहा तो लोगों ने पारस पेड़ का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलने की एक घटना सुनाई। कहानी नहीं, मतलब वो सही कहानी है। वो उधर के आजू बाजू के लोग जो थे ना, वो गए थे, ऐसे घूमने गए थे। तो रात को जो कंदमूल खोदने जाते, तो उन्होंने अपने वो खोदने के लिए कुछ हथियार लिए थे। हमारे यहाँ पार बोलते हैं उनको। तो वो लेके गए थे। तो रात को जब वो ऐसे घूमते थे, वो उसके आजू बाजू में, जब वो रात घूम के जब घर आए, वो उनका काम करके, तो जो उनके हाथ में पार थी वो सोने की हो गई थी। अब थी तो ये भी एक कहानी ही। हमने कहा कि अगर ये सच है तो उन लोगों से मिलवा दीजिए। उनको वो कहानी मालूम थी, तो उनको कहीं किधर हुआ ये वो ख्याल में नहीं आया। खाली कहानी मालूम थी कि वो वही पेड़ का ही कुछ पत्ता या कुछ लगाए इनको। तो वो ढूंढने गए। फिर जो 4 जन थे, उनमें से 3 की डेथ हो गई। रस्सी टूट के या कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया उनका। जो आज तक वो कोई वहाँ तक पहुँचा ही नहीं। जो गया, जिसने डेयरिंग की, वो वापस आया ही नहीं। न मशहूर होने की ख्वाहिश, न कोई और लालच। इस शख्स के पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं थी। हमने कई लोगों से बात की। चेहरे बदलते गए, लेकिन कहानी वही रही। पारस पेड़ के रहस्य की कहानी। भास्करगढ़ गए। ये भास्करगढ़ के किले में वो स्वर्ण पेड़ है। हमने पूछा कि जब पेड़ के चमत्कारी होने पर इतना यकीन है तो उसे खुद तलाश क्यों नहीं लेते? तो लोगों ने कहा कि यादव राजाओं ने पेड़ को एक गुप्त गुफा में छुपा दिया था, जिस तक पहुंच पाना नामुमकिन है। आजू बाजू भी राजा जो थे उनको भी पता चला कि इस राजा को इस सुवर्ण पेड़ मिला है, तो हासिल करने की बहुत कोशिश करते थे। तो वो राजा उस टाइम में वो पौधों को छुपाने के लिए एक अंदर गुफा बने उसने। राजा ने क्या किया था कि वहाँ से एक
उनके महल से या कहीं से एक सुरंग बनाई थी और वो सुरंग से बना के वो उस जगह पे वो पेड़ लगाया था। अच्छा बीच में गुफा बनाई है मगर। अच्छा, राजा बीच ने में गुफा बीच में बनी, गुफा पहाड़ के बनाई। बीच में। नीचे से जाओगे तो भी 2000 फीट ऊपर चढ़ना पड़ेगा। हाँ। और कच्चा है मतलब ये है पत्थर जो है ना, अच्छा। उसके पक्के पत्थर नहीं है। अच्छा। जब कोशिश तुम करोगे ना ऊपर चढ़ने की तो कभी भी टूट सकता है। टूट सकता है टूट कभी। सकता है, कभी भी टूट सकता है। वो नीचे जो गिरेगा तो अभी तक कोई जिंदा वापस नहीं आया। कहते हैं कि उसी सुरंग के गुप्त दरवाजे की तलाश में दुश्मन राजाओं ने पूरा किला तबाह कर दिया था, लेकिन न किसी को वो रास्ता मिला और न ही पेड़। हमने लोगों से कहा कि पारस पेड़ एक किंवदंती है, सच नहीं है। हमें पेड़ को पहचानने का तरीका बता दीजिए, हम वहां तक पहुंच भी जाएंगे और अपनी बात साबित भी कर देंगे। सूर्यास्त के बाद वो ऐसा चमकने लगता है, सोने की तरह चमकता है। ऐसा काफ़ी सारे लोगों ने बताया भी है कि लेकिन वो कैसे होता है, क्या होता है, किसी को पता नहीं। सुवर्ण पेड़ रात को सुवर्ण जैसा दिखता है, पीला पीला दिखता है। कभी कभी जो पूर्णिमा व अमावस्या की रात्रि रहती है वहाँ के तो वो तेजवान होता है, ऐसा ही बोल सकते हैं ये लोग। तो अभी क्या है, हम तो पहुँच नहीं सके, अभी तक वहाँ पे कोई पहुँच नहीं सके। क्या सच क्या झूठ पता नहीं। हमें पारस पेड़ के वजूद पर यकीन तो नहीं हो रहा था, लेकिन भास्करगढ़ किले से जुड़े सवाल और उसका इतिहास हमें खींच रहा था। और पारस पेड़ का अंधविश्वास भी तो खत्म करना था। इन्हीं सारी वजहों को लेकर हम चल दिए भास्करगढ़ फोर्ट। क्या आपको पारस पत्थर की तरह सोना बनाने वाले चमत्कारी पारस पेड़ के होने पर यकीन है? जाहिर है नहीं होगा, हमें भी नहीं था। लेकिन ऐसा शक करने वाले हर इंसान से यहां के लोग चंद सवाल पूछते हैं, जो हमसे भी पूछे गए। वही हम आपसे पूछते हैं, क्या वाकई ऐसा पारस पेड़ हो सकता है? अगर नहीं तो सैकड़ों साल तक अलग अलग राजवंश भास्करगढ़ में क्या तलाशते रहे? एक बंजर वीरान जगह पर खड़े किले पर हमले क्यों करते रहे? वो सेनाएं ऐसा क्या तलाश रही थीं कि उन्होंने विशाल किले के हर कमरे, हर दीवार को गिरा दिया? क्यों आज भी लोग वहां सोना मिलने का दावा करते हैं? आज भी गुफा तक जाने के लिए जान जोखिम में डालते हैं। और वो कौन सा पेड़ है जिसे लोगों ने दिन में हरा और रात में सोने सा दमकता देखा है? क्या वो कोई विशेष तरह का पेड़ है जिसे लोग पारस पेड़ मान बैठे? अब जो भी है, वहां कुछ तो बहुत रहस्यमयी है। भास्करगढ़ का किला इस पहाड़ की चोटी पर जाकर मिलेगा और वहीं पर कहीं मिलेगा वो रहस्यमयी पारस पेड़। रास्ता बहुत उलझा हुआ और खतरनाक था। भटकने से बचने के लिए हमने पूरे रास्ते का एक मैप बनाया। सबसे पहले हमें पहाड़ के टेढ़े मेढ़े और खतरनाक रास्तों पर करीब 2000 फीट की चढ़ाई करनी होगी। वहां से 1500 फीट की सीधी खड़ी चढ़ाई करनी पड़ेगी। उसके बाद पहाड़ का लंबा चौड़ा शीर्ष आएगा। यहीं पर कभी एक किला था। पूरे पहाड़ पर बिना जानकारी के गुप्त रास्ता तलाशना मुश्किल होगा, इसलिए हम फिर से सैकड़ों फीट के खड़े पहाड़ी हिस्से में नीचे उतरेंगे। बीच के संकरे रास्ते से गुजरते हुए गुफा तलाशेंगे, फिर ऊपर जाकर सुरंग का गुप्त दरवाजा खोजेंगे और पारस पेड़ का रहस्य सुलझा देंगे।
आधी हकीकत आधा फसाना की टीम ने पूरी तैयारी के साथ चढ़ाई शुरू की। थोड़ी ही दूरी पर दहशत ने दिल में पहली दस्तक दी। सह्याद्री की पर्वत श्रृंखला अन्य पर्वत श्रृंखलाओं से बहुत अलग क्यों होती है ये समझ में आ गया। सह्याद्री में बारिश बहुत तेज होती है और ऊपर से बड़े बड़े विशालकाय पत्थर पहाड़ से नीचे की तरफ खिसक जाते हैं। ये पत्थर सारे ऊपर से नीचे की तरफ आए हैं। अभी सिर्फ पहाड़ की चढ़ाई हमने शुरू की है और जब पथरीला रास्ता होता है तो आपको पूरा जोर लगाना होता है। करीब 3500 फीट ऊंचा ये पहाड़ है। अभी चढ़ाई शुरू की है लेकिन चढ़ाई की शुरुआत में ही समझ में आ गया है कि रास्ता बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। हम कई घंटों तक चढ़ते रहे। लेकिन रास्ता तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पहाड़ की ऊंचाई पर जैसे जैसे हम चढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे धूप अपना रौद्र रूप दिखाती जा रही है। इस मैदानी इलाके की इन सारी झाड़ियों को देखिए। सीधी धूप पड़ने की वजह से इनकी सारी पत्तियां सूख चुकी है, झाड़ियां पूरी तरीके से सूख चुकी है। जो बड़े विशालकाय वृक्ष है उनके पत्ते भी धूप में जल चुके हैं। सूर्य अपना रौद्र रूप दिखा रहा है और हमें ऐसी खड़ी और सीधी चढ़ाई चढ़नी है। कोई छाव नहीं है, सूरज सीधा शरीर पर आ रहा है, पानी सोख रहा है शरीर से। पहाड़ के पथरीले टेढ़े मेढ़े और खतरनाक रास्तों पर चलते हुए आखिरकार हम अपने पहले पड़ाव पर पहुंच गए। कहाँ? यहाँ से चढ़ने के लिए कह रहे थे आप? ऐसे सीधा खड़ा चढ़ना होगा। सीधा सीधा। कितने फीट की ऊंचाई पर अभी हम लोग आ गए होंगे इस वक्त? अभी तो यानी ये 3500। अभी 1500। अच्छा, 1500 3500 फीट की ऊंचाई है। हाँ। अच्छा, इस वक्त हम लोग 2000 में आ गए हैं। हाँ। और 1500 सीधा ऐसा खड़ी चट्टाने हैं। हाँ। देखिए यही मेरा पैर फिसल रहा है। चलो तो अभी तैयारी करो यहाँ से यहाँ से जो है कि फिर बिना रैपलिंग का तो कोई सामान नहीं है, बिना यानी अब रस्सी नहीं या कुछ, तो बिना रस्सी तो ऐसा ही पकड़ पकड़ के अच्छा चढ़ाई करना पड़ेगी। उनको पकड़ के चढ़ना पड़ता है। संभाल संभाल के। ठीक। अभी पाँव फिसल गया तो अपनी जान निकल जाएगी। एक लंबी चढ़ाई के बाद शरीर डिहाइड्रेट होने लगा था। थकान से पैर टूट रहे थे और अब हमें सीधी खड़ी चट्टान पर चढ़ना था। यहां एक भी गलती की गुंजाइश नहीं थी। न जाने आगे क्या होगा। छोटे छोटे पेड़ है, कटीले हैं लेकिन इनका भी सहारा बहुत ज़्यादा नहीं लिया जा सकता। आप पूरे शरीर का वजन इन पर नहीं डाल सकते क्योंकि देखिए ये झुक रहा है। आपने पूरे शरीर का वजन डाला तो जड़ से उखड़ जाएगा। हल्का इनका सहारा लेकर शरीर को बहुत संभालना होता है। आपको शरीर को एकदम हल्का रखना होता है। इसी तरफ चढ़ना है। आज तक कोई इन रास्तों से चढ़कर ऊपर नहीं पहुंच पाया। कहते हैं ये चढ़ाई कई लोगों की जान ले चुकी है। यहाँ से चट्टानें स्लिपरी है। यहाँ आपको दरार तो है पैर रखने के लिए, लेकिन यहाँ से
बारिश के समय काफ़ी पानी रिसता होगा और उसकी वजह से फसलें हैं। काई सूख चुकी है, लेकिन जैसे ही काई पर आप पैर रखते हैं काई आपको नीचे की तरफ फसला देती है। यहाँ से डिस्टेंस मेंटेन करके आइएगा। पहले मुझे चढ़ जाने दीजिए, क्योंकि अगर किसी एक का भी संतुलन बिगड़ा तो सारे के सारे नीचे चले जाएंगे। चलेगा चलेगा चलेगा। इस बार हमने गलत रास्ता चुन लिया और फंस गए। इस जगह पे मैं आके फंस गया हूँ, नीचे उतरना पड़ेगा यहाँ से। थोड़ा थोड़ा नीचे नीचे और यहाँ से। हाँ, थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। हाँ, देखिए, थोड़ा नीचे इस आओ, जगह पे यहाँ से जाना पड़ेगा। यहाँ से नीचे आ जाऊँ। हाँ, नीचे नीचे थोड़ा नीचे आओ। मैं नीचे नहीं देख पा रहा हूँ। एक आदमी ऊपर आए, कोई भी। मैं नीचे नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे हाँ, आता है। समझ नहीं आ रहा है कि पैर कहाँ रखा जाए। चले अभी आता है। एक देख कर आगे चढ़ना था कि कहाँ से रास्ता है। नहीं, मैंने हड़बड़ी की और गाइड से पहले मैं आगे बढ़ गया, और मेरी हड़बड़ी अभी मुझे बहुत भारी पड़ जाती। पैर की जो ताकत है वो जवाब दे रही है। मेरा पैर जो है ना अब बिल्कुल जम नहीं पा रहा है। कहाँ पैर? अब बताए कहाँ रखूँ पैर? यहाँ। नीचे नीचे। हाँ, और एक इधर नहीं, यहाँ पे। देखिए हड़बड़ी में मैं चढ़ तो गया, लेकिन अब नीचे नहीं उतर पा रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही आप हजारों फीट की ऊंचाई पर होते हैं और नीचे देखते हैं तो आप डर का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यहाँ से ये पैर मेरा आप रखिए कहाँ। सीधा हाँ। अच्छा नहीं, धीरे। जमीन कहाँ है? ओ, ये हड़बड़ी जान पे बनाती है। अभी ज्यादा जोश दिखाएंगे तो मारे जाएंगे। पारस पेड़ के रास्ते को शायद इसीलिए लोग मौत का सफर कहते हैं। अब हमें हर कदम और सावधानी से रखना पड़ेगा। इस खाई को देखिए, नीचे 2500 फीट की खाई है नीचे। करीब 500 फीट की चढ़ाई अभी हमने तय की और 1000 फीट इसी तरीके से खड़ी चट्टानों को और चढ़ना है। यहाँ फिर अब संभाल के रास्ता। जी पैर संभाल के। डर जो होता है उसका असली अनुभव मुझे आज हुआ। फिसलती चट्टानें, इस तरीके के छोटे छोटे पत्थर पूरे इस पैच में फैले हुए हैं। इन पे जैसे ही आप कदम रखेंगे ये आपको नीचे की तरफ फिसला देंगे। कमजोर पेड़, हम जिस चीज को भी सहारा बनाते वही हमारा साथ छोड़ देती। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम का यह सबसे खतरनाक सफर था। हर कदम पर मौत का खतरा था। लेकिन पारस पेड़ का रहस्य भी सुलझाना था। दहशत और जोश की कश्मकश में अचानक उम्मीद का पलड़ा भारी हो गया। देखिए यहाँ से किले के निशान जो है वो मिलने शुरू हो गए। ये सैनिकों की छावनी हुआ करती थी। जिस जिस जगह पर कोने होते थे, पहाड़ के कोनों पर इस तरीके की छावनियाँ बनाई जाती थी ताकि अगर शत्रु किसी भी जगह से आए तो शत्रु पर निगरानी रखी जा सके। ये छावनी का जो बेस है वो यहाँ पर अभी भी मौजूद है। 3500 फीट की ऊंचाई पर इस वक्त हम लोग मौजूद है। किले की चौकी तो यहाँ है। किले किस तरफ से जाना है भास्कर करके? इधर से, यहाँ से आप चढ़ के आए हैं, अब ऐसे जाने यहाँ का, से जाना है टॉप आपको लेवल ऊंचाई जाने पर का, और आगे साइड के नीचे उतर के। अच्छा, इस सिरे पे हम लोग यहाँ से फिर पहाड़ की हाँ, ऊंचाई पहाड़ के पे ऊपर जाएंगे। जाएंगे। अच्छा। जाने के बाद नीचे से नीचे उतरना है। हम सावधानी से आगे बढ़ते रहे।
थोड़ी चढ़ाई के बाद सफलता की पहली सीढ़ी आंखों के सामने थी। रहस्यमयी भास्करगढ़ के किले के अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ यहीं से शुरू होती है। ये किला 1000 साल से भी पुराना है और इसी रहस्यमयी भास्करगढ़ के किले के अंदर मौजूद है वो सुनहरा जादुई स्वर्ण वृक्ष। करीब 1500 साल पहले ये सीढ़ियां पहाड़ को काटकर बनाई गई थी। विशाल सीढ़ियां इस बात की गवाह थी कि किला बेहद विशाल रहा होगा। भास्करगढ़ का ये किला कितना विशाल का है इसका अंदाजा उसकी इन सीढ़ियों से लगाया जा सकता है। इसके प्रवेश द्वार में हजारों आदमी जो है एक साथ इन सीढ़ियों से चल सकते हैं। सीढ़ियां खत्म हुई। किले का मुख्य दरवाजा भी सीढ़ियों की तरह चट्टानों को काटकर बनाया गया था। 1000 साल बीत जाने के बावजूद भास्करगढ़ के किले का यह प्रवेश द्वार अब भी मजबूती के साथ यहाँ खड़ा हुआ है। इतिहासकारों का मानना है कि भास्करगढ़ का इतिहास 1000 साल से भी पुराना है। यहाँ सबसे पहले सातवाहन वंश के राजाओं ने राज किया। उसके बाद ये किला यादवों के कब्जे में आया। यादवों के बाद मुगलों ने इस पर आधिपत्य जमाया। मुगलों के बाद मराठाओं के पास ये किला गया, फिर मुगलों के पास आया, फिर मराठाओं के पास गया और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने यहाँ से अपना पूरा साम्राज्य चलाया। 1000 साल का इतिहास तो इतिहासकारों के पास है, लेकिन उसके पहले इस किले का निर्माण किसने करवाया, कब करवाया, इसकी जानकारी इतिहासकारों के भी पास नहीं है। कहते हैं पारस पेड़ की वजह से किला हमेशा दुश्मनों की निगाह में रहता था, इसलिए किले का मुख्य गेट बेहद छोटा बनवाया गया था ताकि हमलावर सैनिक एक साथ बड़ी संख्या में दाखिल न हो पाए और उन्हें खत्म करना आसान हो जाए। भास्करगढ़ के इस प्रवेश द्वार के अंदर आने के बाद अब इसकी इमारत थोड़ी जीर्ण शीर्ण हो जाती है। यहाँ तक तो भास्करगढ़ का किला अब भी खड़ा हुआ है। यहाँ पर सैनिकों के बैठने की जगह थी ताकि कोई हमला करे तो सैनिक उसे रोक ले। सीढ़ियों को पार करके हम पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। बेहद अद्भुत और खूबसूरत नजारा था। ऐसा लगा जैसे पहाड़ के ऊपर ठीक बादलों के पास एक विशाल जमीन का टुकड़ा रख दिया गया हो। सोचिए इस पूरी जमीन पर कभी भास्करगढ़ का विशाल किला रहा होगा। पारस पेड़ का गुप्त दरवाजा तलाशने के लिए दुश्मनों की फौजों ने पूरा किला गिरा दिया। धीरे धीरे किले के अवशेषों को मिट्टी, घास और खरपतवार ने ढक दिया। किले का इतिहास खून से भीगा था, लेकिन अभी इतिहास पर शोक मनाने से ज्यादा जरूरी हमारे लिए कुछ और था। किले के इस ऊपरी हिस्से की तरफ हम आ गए हैं। कहते हैं कि यहीं से यादवों ने एक सुरंग बनाई थी जो सीधी उस गुफा में जाती है। बहुत विशालकाय जगह है ये किले की। इस जगह पे सुरंग ढूंढ पाना पहाड़ में सुई ढूंढने की बराबर है। हम काफी देर तलाशते रहे, लेकिन हमें कोई रास्ता नहीं दिखा। भास्करगढ़ के किले का ये स्ट्रक्चर है। इस तरीके के कई स्ट्रक्चर पहाड़ के ऊपरी हिस्से में है जहाँ पर मिट्टी समा चुकी है, कहीं पानी भर चुका है। अब ऐसे में गुफा तक जाने वाली सुरंग कहाँ है? आप मेरे सामने वाले पहाड़ को देखिए। जितना ये पहाड़ है इसकी लंबाई यहाँ से लेकर वहाँ तक देखिए। इस सामने वाले पहाड़ से करीब दुगना बड़ा ये पहाड़ है और ऐसे में इतने बड़े पहाड़ के ऊपरी हिस्से में किसी एक छोटी सी सुरंग को खोजना पहाड़ में सुई खोजने के बराबर है। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम एक बार फिर मौत से मुकाबला करने निकल पड़ी।
हमने सीधी सपाट खाई में उतरना शुरू किया। एक बार भी पैर फिसला तो ये खाई हमारी जान ले लेगी। खाई का आधा रास्ता तय करने के बाद हम पहाड़ के बीच बने एक संकरे रास्ते पर थे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे खतरे बढ़ते जाएंगे। देखिए ये पैच जो है, ये पैच काफ़ी खतरनाक है। यहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं है, छोटी सी चट्टान है और नीचे हजारों फीट गहरी खाई। बहुत संभाल के यहाँ से आगे बढ़ना होगा। खतरा कम हुआ लेकिन खत्म नहीं हुआ था। ये किले का पिछला हिस्सा है और ये पूरा चट्टानी भाग है। ये पूरा ना चट्टानी इलाका है। पूरा है आणि पूरा ये 1000 फुट चट्टानी भाग है। ऊपर से कोई नीचे नहीं आ सकता आणि नीचे से कोई ऊपर ना आ सकता। और यहाँ से पूरा ये खाई है, ये पूरी 1000 फीट की है और ये 1000 फीट की है। और ऐसे बीच में ये चट्टानी के बीच में वो स्वर्ण पेड़ है। देखिए स्वर्ण पेड़ को लेके जो इंटरेस्टिंग कहानी अभी तक चली आ रही है, हजारों साल पहले से राजा ने पेड़ को यहाँ से लगाया। ऊपर से एक सुरंग है जो आती है सीधी उस गुफा के अंदर जहाँ पर वो रहस्यमय पेड़ मौजूद है। यहाँ से रास्ता देखिए, ये इतना खतरनाक रास्ता है कि यहाँ से आप आगे बढ़ने के बारे में 4 बार सोचेंगे। यहाँ तक पैर रखने की जगह है, आगे पैर रखने की भी जगह नहीं है। आपको बहुत संभल कर चलना होगा। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम आज उन रास्तों को चुनौती दे रही थी जहां कभी सैकड़ों जांबाजों ने अपनी जान गंवाई थी। पतली सी चट्टान है और उसी पर आपको चलना है यहाँ से। आप इस तरफ मुड़ के नहीं चल सकते, यहाँ से बहुत संभल के आइएगा। शरीर को इस तरीके से मोड़ लीजिए, थोड़ा डिस्टेंस बना के चलिएगा। देखिए नीचे जो है कुछ संभाल के इन चट्टानों पर पकड़ भी नहीं बनाई जा सकती। अगर ज़्यादा ताकत से आप इन चट्टानों को पकड़ते हो तो टूट जाती है। ये बेसाल्ट की चट्टानें हैं। ऊपर इनको पकड़ते ही चट्टानों का ये ऊपरी हिस्सा बिल्कुल भी मजबूत नहीं है। यहाँ पर आप पकड़ नहीं सकते। आखिरकार हमारी आंखों के सामने वो पारस पेड़ था जिसे आज तक कोई हासिल नहीं कर पाया। रात में मैंने देखा था ना, वो पेड़ वही सुनहरे कलर का हो जाता है। ये जो यहाँ से ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है, ये वो जो खंडक की तरह बना हुआ है। हो ठीक ऊपर पहाड़ के बीच में एक गुफा थी और उससे एक छोटे से पेड़ की पत्तियां झांक रही थी।
मान्यता के अनुसार यही वो रहस्यमय स्वर्ण पेड़ है जिसे यादव राजवंश के राजाओं को उनकी कुलदेवी ने वरदान के तौर पर दिया था, ताकि यादव राजवंश में कभी धन्य धान्य की कमी न हो सके। इस पेड़ को लेकर मान्यता है कि इस पेड़ से आप जिस भी चीज़ को छुएंगे वो चीज़ सोने की बन जाएगी। अभी तो ये बिल्कुल एक सामान्य पेड़ की तरह दिखाई दे रहा है कि गुफा के बाहरी हिस्से में कोई छोटा सा पेड़ उगाया हो, लेकिन लोगों का कहना है कि हजारों वर्षों से इस पेड़ का जो साइज है वो इतना ही है, ना ये पेड़ बड़ा है, ना घटा है, ना सूखा है। इसको लेकर यही मान्यता है। अभी तो ये बिल्कुल हरा भरा एक सामान्य पेड़ दिखाई दे रहा है। बेहद छोटा और साधारण सा दिखने वाला पेड़ था। हमें उसमें कुछ भी खास नहीं दिखा, तो साथ गए शख्स ने कहा कि धोखा मत खाइए, यही इस पेड़ की खासियत है। इसे समझना है तो रात में इसे देखिए। रात में ये पेड़ ऐसा चमत्कार दिखाएगा कि खुद आपकी बोलती बंद हो जाएगी। इस पेड़ का असली चमत्कार होता है सूर्यास्त के बाद। मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद ये पेड़ बिल्कुल सुनहरे कलर का हो जाता है, सोने में तब्दील हो जाता है। अभी सूर्यास्त होने को समय है, रात होने को बाकी है, और अभी हम ये देख सकते हैं कि सही में क्या किले के ऊपरी हिस्से से इस गुफा के अंदर आने का कोई रास्ता है जहाँ से यादव राजा जो है वो इस गुफा के अंदर जाते थे। सूर्यास्त होने के बाद, रात होने के बाद इस पेड़ का चमत्कार दिखेगा, और इस बीच जो समय बचा है उस समय में हम किले के अंदर से जो गुफा तक जाने के लिए सुरंग बनाई है उस सुरंग को ढूंढ लेते हैं। हम फिर से पहाड़ के ऊपर गए। ठीक गुफा के ऊपर माना जाता है कि गुफा के ठीक ऊपर सुरंग का रास्ता है। पहाड़ के ऊपरी हिस्से पर हम लोग हैं, लेकिन ये इतना बड़ा, इतना विशालकाय पहाड़ है, और किले का ये जो इलाका है ये इतना बड़ा है कि यहाँ से पता नहीं यादवों ने कहाँ से सुरंग खोदी है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसके नीचे गुफा मौजूद है। जिस इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ से नीचे गुफा मौजूद है। हमारे सारे जो साथी हैं वो सुरंग को ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन ये इतना बड़ा इलाका है कि यहाँ सुरंग को ढूंढने में कई महीनों लग जाएंगे। नामुमकिन लग रहा था, फिर भी हमने एक और कोशिश की, लेकिन गुफा का रास्ता शायद किले के मलबे के नीचे दबा था। इस पूरे पहाड़ पर सुरंग कहाँ है जो गुफा तक जाती है उसे खोजना बिल्कुल नामुमकिन है। यहाँ से बिल्कुल नीचे नहीं उतरा जा सकता, यह हमारे बस की बात नहीं है। यहाँ से उतरना हम लोगों के बस की बात नहीं है। प्रोफेशनल जो ट्रैकर्स होते हैं वो ही यहाँ से उतर सकते हैं। शाम ढलने लगी थी, अब हमें रात होने का इंतजार था। कहते हैं रात में वो पेड़ सुनहरा हो जाता है। थोड़ी देर में साफ हो जाएगा कि पारस पेड़ हकीकत है या फसाना। दादा जल्दी आइए, आइए आइए, देखिए कुछ रोशनी इस साइड से दिखाई दे रही है हल्की। आइए, अनबिलीवेबल, देखिए बिल्कुल अनबिलीवेबल है। दादा आइए जल्दी। बम के साथ साथ कई दूसरी चीजों की जांच करेंगे। और इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 वहां पानी की खोज करने के साथ दुर्लभ खनिजों का भी पता लगाएगा। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि विक्रम लैंडर 23 अगस्त की शाम को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा।
और चांद पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद ही असली मिशन शुरू होगा, क्योंकि चांद की सतह पर उतरने के बाद लैंडर विक्रम की गोद में बैठा 6 पहियों वाला रोवर प्रज्ञान बाहर आएगा। रोवर का वजन करीब 26 किलो है, जो चांद पर 14 दिन तक रहेगा। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक इस दौरान रोवर चंद्रमा पर पानी की खोज और मिट्टी की जांच करने के साथ दुर्लभ खनिजों का भी पता लगाएगा। रोवर इस बात की भी जानकारी जुटाएगा कि चांद की सतह पर आंधी और भूकंप कैसे आते हैं। इसरो के मुताबिक प्रज्ञान रोवर सोलर पैनल की मदद से पावर जनरेट करेगा और ये सिर्फ लैंडर विक्रम से ही संपर्क कर पाएगा। मतलब प्रज्ञान रोवर लैंडर विक्रम को डेटा भेजेगा, जिसे वो आगे इसरो तक पहुंचाएगा। और इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रयान 2 की नाकामी से सबक लेते हुए इस बार लैंडर विक्रम को ज्यादा मजबूत और कई खास तकनीकों से लैस किया गया है, ताकि किसी भी सूरत में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर के उतरने की प्रक्रिया फेल ना हो। क्योंकि सितंबर 2019 में सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी की वजह से चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग हुई थी। इसीलिए पिछली बार से सबक लेते हुए इसरो के वैज्ञानिकों ने लैंडर विक्रम में खास तकनीक का इस्तेमाल किया है। पिछली बार की तुलना में इस बार लैंडर विक्रम को ज्यादा मजबूत बनाया गया है, ताकि चंद्रयान 2 जैसा हादसा न हो। इसरो के मुताबिक लैंडर विक्रम का वजन 1726 किलोग्राम है, जो अपने साथ रोवर को ले गया। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद ये ऑनबोर्ड सॉफ्टवेयर की मदद से चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। लैंडिंग के वक्त इसकी रफ्तार 2 मीटर प्रति सेकंड होगी। लैंडर विक्रम की लैंडिंग के साथ ही भारत चंद्रमा पर उतरने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अभी तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ही ऐसा कर पाए हैं। चंद्रयान 3 इसरो की योजना के मुताबिक चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है। अब सिर्फ चंद दिन बचे हैं जब भारत चांद पर इतिहास रच देगा। इससे जुड़ा एक अहम पड़ाव 20 अगस्त को है, जब डीप बूस्टिंग का दूसरा ऑपरेशन शुरू होगा। इस सिलसिले में शुक्रवार को इसरो ने गुड न्यूज दी। इसरो ने जानकारी दी कि पहली डी बूस्टिंग की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और इसके जरिए चंद्रयान की कक्षा घटाई गई है। इसरो अब डी बूस्टिंग का दूसरा ऑपरेशन 20 अगस्त को रात 2 बजे शुरू करेगा। इसके बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 30 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 100 किलोमीटर रह जाएगी। सबसे कम दूरी से ही 23 अगस्त को शाम 5:47 पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया जाएगा। यान लूना 25 से 1/3 कम खर्च में ही चांद पर पहुंच जाएगा। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा मून मिशन है, जबकि रूस ने 1976 के बाद, या यूं कहें कि 47 साल बाद पहली बार चांद का रुख किया। लेकिन भारत और रूस के मून मिशन के बजट में भारी अंतर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के लूना 25 का वजन 1750 किलोग्राम है, जबकि चंद्रयान 3 का वजन 3800 किलोग्राम। लेकिन इसके बाद भी दोनों के मून मिशन में आने वाले खर्च में जमीन आसमान का अंतर है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 का बजट सिर्फ 615 करोड़ रुपए है। हालांकि रूस ने लूना 25 के बजट का ऐलान नहीं किया, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक इसकी लागत करीब 1600 करोड़ रुपए, यानी रूस का मून मिशन भारत की तुलना में करीब 2.5 गुना से ज्यादा। और तो और चंद्रयान 3 की लागत चंद्रयान 2 की तुलना में भी करीब 30% कम है। हालांकि रूस के अंतरिक्ष यान लूना 25 के भारत के लैंडर विक्रम से 1 या 2 दिन पहले ही चंद्रमा पर उतरने की उम्मीद है। इसरो का मिशन चंद्रयान 3 चांद पर इतिहास रचने से महज कुछ किलोमीटर दूर है। अब पूरे देश को 23 अगस्त का इंतजार है, जब लैंडर विक्रम की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी और उसके बाद लैंडर से रोवर प्रज्ञान बाहर निकलेगा, जो चांद की सतह पर चलेगा और पूरे इलाके का परीक्षण करेगा, जिसके साथ ही भारत एक और बड़ा इतिहास बनाएगा। भारत का चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। दरअसल ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा का पोलर रीजन दूसरे रीजन से अलग है। यहाँ के कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती और तापमान भी -200 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि यहाँ बर्फ के रूप में पानी मौजूद हो सकता है। हालांकि भारत के पहले चंद्रयान मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी होने के संकेत दिए थे। भारत का पहला चंद्रयान मिशन 2008 में लॉन्च हुआ था। चांद पर लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग ही इसरो की सबसे बड़ी चुनौती है। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद लैंडर सामान्य तरीके से काम कर रहा है। यही नहीं, लैंडर ने चांद की सबसे ताजा तस्वीरें भी भेजी। उन तस्वीरों को इसरो की तरफ से जारी किया गया। मतलब लैंडर विक्रम चंद्रमा के बेहद करीब पहुंच गया है। और इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद लैंडर विक्रम न सिर्फ सामान्य रूप से काम कर रहा है, बल्कि सही तरीके से चांद की तरफ बढ़ रहा है। सबूत के तौर पर लैंडर ने 17 अगस्त को ली गई चंद्रमा की सबसे ताजा तस्वीरें भी भेजी, जिन्हें इसरो की तरफ से जारी किया गया। इसरो के मुताबिक प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद लैंडर ने ये तस्वीरें खींची। इन तस्वीरों में चंद्रमा की सतह पर गड्ढे दिखाई दिए। इससे पहले 15 अगस्त को भी चंद्रयान 3 ने LPDC यानी लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा से चंद्रमा की कुछ तस्वीरें भेजी थी और उन्हें भी इसरो ने शेयर किया। और इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर विक्रम को अलग करने के बाद उसे सफलतापूर्वक डी बूस्टिंग के जरिए
चंद्रमा की निचली कक्षा में ले जाया गया। डीबूस्टिंग का मतलब अंतरिक्ष यान की रफ्तार को धीमा करना होता है। यानी मून मिशन के लिए निकला भारत का अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 आखिरी पड़ाव पार करते हुए चांद पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया, जो भारत के लिए किसी बड़ी कामयाबी से कम नहीं है, क्योंकि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 23 अगस्त की शाम भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। इसरो की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक एक रोज पहले 17 अगस्त को दोपहर करीब 1:15 बजे चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर विक्रम से अलग कर दिया गया। इस कामयाबी के बाद लैंडर विक्रम को डीबूस्टिंग यानी रफ्तार कम करके चंद्रमा की निचली कक्षा में लाया गया, जहां से चांद की दूरी सिर्फ 30 किलोमीटर रह गई। 30 किलोमीटर की ऊंचाई से ही लैंडर विक्रम धीरे धीरे चांद पर उतरने के लिए कदम बढ़ाएगा। इसरो ने चंद्रयान 3 को सफल बनाने के लिए मिशन चंद्रयान 2 की गलतियों से सबक लिया है। इसरो ने यह सुनिश्चित किया है कि पिछली कोई भी गलती इस मिशन के साथ ना हो, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों ने इस मिशन में कई तरह के बदलाव किए हैं। चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट चंद्रयान 2 जैसी ही है, लेकिन इस बार वैज्ञानिकों ने चांद पर इसका लैंडिंग एरिया बढ़ा दिया है। यानी चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास 70 डिग्री अक्षांक पर लैंड करेगा। चंद्रयान 3 का लैंडिंग एरिया बढ़ाया गया है। चंद्रयान 2 में लैंडिंग साइट 500 मीटर गुणा 500 मीटर थी, लेकिन इस बार लैंडिंग साइट 4 किलोमीटर गुणा 2.5 किलोमीटर है। साथ ही इस बार लैंडर में 5 की जगह 4 इंजन लगाए गए हैं। फाइनल लैंडिंग 2 इंजन की मदद से होगी, ताकि 2 इंजन आपात स्थिति में काम कर सके। चंद्रयान 2 मिशन में आखिरी समय में 5वां इंजन जोड़ा गया था। इंजन इसलिए हटाया गया है ताकि ज्यादा फ्यूल साथ ले जाया जा सके। और इसरो के मुताबिक अंतरिक्ष यान से अलग होने के बाद लैंडर विक्रम ने प्रोपल्शन मॉड्यूल को थैंक्स फॉर द राइड मेट कहा। मतलब लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के नजदीक पहुंचाने के लिए प्रोपल्शन मॉड्यूल का धन्यवाद किया। एक रोज पहले चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर से अलग किया गया, ताकि लैंडर विक्रम को चंद्रमा की निचली कक्षा में पहुंचाया जा सके। लेकिन चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग किए जाने के बाद लैंडर विक्रम ने प्रोपल्शन मॉड्यूल को थैंक्स फॉर द राइड मेट कहा। मतलब लैंडर विक्रम ने आधी हकीकत आधा फसाना। जब रात का अंधेरा होगा तब वो पेड़ अपनी ही सुनहरी रोशनी से नहा जाएगा, अपनी उस ताकत से जिससे वो सभी चीजों को सोने में बदल देता है। लोगों का कहना था कि थोड़ी देर में वो चमत्कार आप खुद देख लेंगे, लेकिन इस दावे का सच जानने के लिए हमें रात होने से पहले गुफा तक पहुंचना होगा। अगर पहले अंधेरा घिर गया तो हम जहां भी होंगे वहीं हमें रुकना पड़ेगा। हम ये बात मानकर चले थे कि पेड़ नहीं चमकेगा और लोगों के सारे दावे अपने आप भ्रम साबित हो जाएंगे। लेकिन 1% ये मान लेते हैं कि पेड़ सोने की तरह चमकेगा, और अगर ऐसा हुआ तब आप क्या कहेंगे? तो तैयार हो जाइए, आप देखने जा रहे हैं एक नामुमकिन अचंभा। घना हो चुका था। जिसकी वजह से हम रास्ता भटक गए। अब रास्ता कैसे तलाशें, ये सोच ही रहे थे कि तभी हमें कुछ दिखा। दादा जल्दी आइए, आइए आइए, देखिए कुछ रोशनी इस साइड से दिखाई दे रही है हल्की। आइए, अनबिलीवेबल, देखिए बिल्कुल अनबिलीवेबल है। दादा आइए जल्दी, देखिए पेड़ चमक रहा है। पारस पेड़ हमारी आंखों के सामने था। सफेद चांदनी रात में दमकता पीला पेड़।
देखिए अनबिलीवेबल है, बिल्कुल अनबिलीवेबल है। हजारों सालों से जो किंवदंती चली आ रही है और जिस किंवदंती को लेकर सालों, सैकड़ों सालों, हजारों सालों पुराना जो दावा किया जाता है वो हमारे आंखों के सामने है। देखिए उस सुनहरे पेड़ को, किंवदंती के अनुसार जो स्वर्ण पेड़ बताया जाता है, लोग जिसके दावे करते हैं होने के, वो हमारी आंखों के सामने है। जो पेड़ हमें कुछ देर पहले बिल्कुल हरा दिखाई दे रहा था, जिसकी पत्तियां हरी थी, अब वो स्वर्ण की तरह हो चुकी है, सोने की तरह हो चुकी है। इस सदी में जहां विज्ञान के पास हर चीज का हल है, उस सदी में ऐसा भी कुछ हो सकता है। कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी हमने एक बात पर गौर किया। पेड़ की पत्तियां पीली नहीं थी, बल्कि पूरा पेड़ पीली रोशनी में नहाया हुआ था, जैसे उस पर कोई रोशनी पड़ रही हो। क्या ये किसी की शरारत थी? लेकिन पेड़ सैकड़ों फीट ऊपर था, उतनी ऊपर तो किसी टॉर्च की रोशनी भी नहीं पहुंच सकती। और अगर कोई हमें गुमराह करने के लिए ऐसा करता भी, तो टॉर्च का सोर्स हमें दिख जाता। बहुत देर तक गौर करने के बाद जब मैं उस पेड़ की तरफ देख रहा हूँ तो कोई रोशनी निकल रही है, मानो ऐसा भी प्रतीत हो रहा है। हम बिल्कुल कंफ्यूज है, मेरे बस में नहीं है कि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ। नीचे से जाने की जगह नहीं है, ऊपर से आप नीचे नहीं आते, और वो सुरंग भी हमें नहीं मिली जिसके इस किले के अंदर होने का दावा किया जाता है कि एक सुरंग उस गुफा के अंदर जाती है जहाँ ये स्वर्ण पेड़ मौजूद है। रहस्य सुलझने के बजाय और उलझ गया था। अब तो उस पेड़ तक पहुंचकर ही दम लेंगे, लेकिन इसके लिए हमें किसी एक्सपर्ट की मदद की जरूरत पड़ेगी। सह्याद्री का जो इलाका है, यहाँ काफ़ी बड़े बड़े ट्रैकर्स हैं। कल हम कोशिश करेंगे किसी बड़े ट्रैकर से, किसी बड़े रैपलर से कि रैपलिंग के थ्रू यहाँ उतरा अगर जाए, ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या सही में वहाँ कुछ है। हमने पूरी रात वहीं गुजारी। अगली सुबह हम वापस आ गए। शहर में हमने एक ट्रेकिंग एक्सपर्ट और एक एक्सपर्ट ड्रोन टीम को तलाशा, और तीसरे दिन उन्हें लेकर फिर से पेड़ का रुख किया। फिर एक बार भास्करगढ़ के रहस्यमय किले की चढ़ाई हमने शुरू की, और इस बार पूरी तैयारी के साथ हम आए। सह्याद्री में क्या डिफिकल्टीज होती है? सह्याद्री में जो है वो रॉक रहता है, सह्याद्री पूरी रॉक की बनी हुई है। अच्छा। तो जो ऊपर के जो चट्टाने रहते हैं उसका ऊपरीला हिस्सा, अच्छा, तो धूप की और बारिश की वजह से बहुत कमजोर होता है। ओके। तो उसमें क्लाइंब करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जो पिटोन है उसमें बैठ नहीं जाते। अच्छा, और यहाँ तो आइस है नहीं, तो हम आइस पिटोन यूज करें। पूरा अच्छा, रॉक है, पूरा रॉक है, पूरा रॉक है, तो उसमें जो रॉक पिटोन वही चाहिए। अच्छा। तो जो ऊपरीला हिस्सा है बहुत कमजोर है, और सीधी खड़ी चट्टाने होती सीधी हैं। खड़ी चट्टाने। थोड़ी देर में पारस पेड़ का रहस्य खुलने वाला था। हम ट्रेकर के साथ सावधानी से चढ़ते हुए सीधे किले के ऊपरी हिस्से में पहुंचे। जिस जगह पर गुफा है उसके ठीक ऊपरी हिस्से में हम मौजूद है। अब यहाँ इस इलाके में बोल्टिंग की जा सकती है कि नहीं मनोहर, और यहाँ से नीचे उतरा जा सकता है? नहीं, यहाँ पे हम अब देख रहे हैं, आप यहाँ पे बोल्टिंग करने का बहुत रेयर चांस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत मिट्टी है और वो कच्ची मिट्टी है, यहाँ हम देख सकते हैं। और यहाँ पे घास भी पक्का है, तो जहाँ पे घास है वहाँ पे तो मिट्टी होगी। अच्छा, जहाँ घास है वहाँ मिट्टी है, और मिट्टी ऊपर है और ये चट्टान जो नीचे है। हाँ। तो ये चट्टान अब जब नोट बोल्टिंग करेंगे तो ये चट्टान निकल भी सकती है। अच्छा, ये चट्टान निकल सकती है, और हम चट्टान लेके नीचे गिर सकते हैं अगर अच्छा। निकल गई तो। और यहाँ पे कोई पेड़ भी नहीं है, पेड़ जो हमें दिखाई दे रहा है बहुत दूर है,
वहाँ अच्छा वो पेड़ वो पेड़ दिखाई दे रहा है, बहुत दूर है। वहाँ से अगर हम रस्सी बांधते और नीचे रैपलिंग करते तो ये बहुत नुकीला जो रॉक है उससे रस्सी कट सकती है, और हवा भी है तो हम सीधे नहीं जा सकते। हवा की वजह से इधर उधर हम होते हैं, तो उधर नीचे तक नहीं जा सकते। पहला प्लान फेल हो गया, लेकिन एक रास्ता भी हमारे पास बचा था। अब हम गुफा के नीचे वाले रास्ते पर जाएंगे और वहां से गुफा तक चढ़ाई करेंगे। मनोहर देखिए, वो जो पेड़ यहाँ से दिखाई दे रहा है वो पेड़ है, वो जो गुफा दिखाई दे रही है, हमें वहाँ पहुँचना है। देखिए, हम नीचे से ऊपर तक जाने का रास्ता देखते हैं, लेकिन यह जो रॉक है, ये पूरा जीर्ण हो चुका है धूप की और बारिश की वजह से। अच्छा, तो हम ऊपर तो नहीं जा सकते क्योंकि इसमें जो रॉक पिटॉन है वो नहीं बैठेंगे, और रॉक पिटॉन फिट करते वक्त अगर ये निकल गया तो हम नीचे गिर सकते हैं। अच्छा, ये रॉक पिटॉन यहाँ नहीं, आपने कई बार वीडियोस में देखा होगा कि चट्टानों के बीच में जो दरारें होती है, जो कड़ी चट्टानें होती है, मजबूत होती है, वहाँ पर एक क्लिप डाली जाती है, वो क्लिप वहाँ जाकर फंस जाती है। फिर वहाँ जो है एक एंगल जो है वो फिट किया जाता है, उसमें रस्सी लगाई जाती है, फिर उसके सहारे आप ऊपर चढ़ते हैं, फिर दूसरा एंगल इसी तरीके से फिट किया जाता है और आप ऊपर चढ़ते जाते हैं। लेकिन उसके लिए चट्टानों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। मनोहर का कहना है कि चट्टानें बिल्कुल मजबूत नहीं है, इनके जो सिरे हैं ये काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं। ये देखिए, इस तरीके से ये टूट जाते हैं। अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, तभी हमें एक रास्ता सूझा। अब एक युक्ति सूझी है, ड्रोन हम ले जाने की कोशिश करेंगे गुफा के अंदर। जीपीएस की दिक्कत होती है क्योंकि जैसे ही चट्टानें पास में आती है, कोई पत्थर पास आता है, जीपीएस लोकेशन लॉस हो जाता है। लेकिन कोशिश करेंगे ड्रोन गुफा के अंदर डाला जाए और देखा जाए कि क्या है गुफा के अंदर और इस स्वर्ण पेड़ की क्या कहानी है। हमारे पास पहले भी ड्रोन था, लेकिन इस बार हम बेहतर कैमरे वाली एक्सपर्ट ड्रोन टीम लेकर आए थे। पारस पेड़ का रहस्य सुलझाने की हमारी ये आखिरी उम्मीद थी। प्रमोद, ड्रोन को ऊपर पहुंच गया है। देखिए, पेड़ जहां पर है वहीं पर हमारा ड्रोन जो है वो है। पेड़ दिखाई दे रहा है, अंदर ले जाओ, जूम इन करना, यहाँ से जूम इन करना पेड़ के पीछे। देखो, यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ चट्टाने जो है, अंदर लो, गड्ढा सा है, एक गड्ढा, एक सुरंग दिखाई दे रही है, सुरंग जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। फुल जूम में है, इससे ज़्यादा और जूम, इससे ज़्यादा जूम नहीं हो पाएगा। हाँ। गुफा के अंदर एक चट्टान गिरी हुई दिख रही थी। चट्टान के पीछे एक रास्ता जाता दिख रहा था। क्या यही सुरंग का रास्ता था? एक सुरंग दिखाई दे रही है जहां से अंदर जाने का रास्ता भी हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बारे में कह पाना बिल्कुल मुश्किल है क्योंकि गड्ढा दिख रहा है, लेकिन वो कहाँ, कितना अंदर तक जा रहा है, कितनी बड़ी सुरंग है, ये बता पाना बिल्कुल मुश्किल है। तभी हमें कुछ दिखा। गुफा के अंदर कुछ पीले रंग की चट्टानें थी। तो क्या इन चट्टानों का पेड़ के चमकने से कोई कनेक्शन है? स्वर्ण पेड़ के पीछे चट्टानों का एक हिस्सा है, वहाँ पर चट्टानें जो है वो पूरी सुनहरे कलर की चट्टानें हैं। पता नहीं क्या है, लेकिन ये कलर है चट्टानों का या उनके ऊपर कोई विशेष तरह की धातु है या कुछ और, ये अभी यहाँ से बता पाना बिल्कुल मुश्किल है। लेकिन जब हमने ड्रोन का जो कैमरा है उसे फुल जूम इन किया, पूरा अंदर तक हम ले गए, तब हमें साफ दिखाई दे रहा है कि पेड़ के पीछे कुछ चट्टानें हैं और वो चट्टानें येलोइश कलर की है। हो सकता है कि सूर्यास्त के बाद, ये कोई विशेष तौर की चट्टानें हो, सूर्यास्त जब होता है, सूर्यास्त के बाद ये चट्टानें चमकती हो और उसी वजह से गुफा का जो उतना हिस्सा है उस हिस्से में सुनहरे कलर की रोशनी इन चट्टानों से, इन येलोइश चट्टानों से निकलती हो। वो रहस्य हमारी आंखों के सामने है, लेकिन दोनों चीज़ों को बता पाना बिल्कुल मुश्किल होता है। पारस पेड़ की कहानी थोड़ा सच है और थोड़ा फसाना। वहां रात में चमकने वाला पेड़ तो है, लेकिन ज्यादा संभावना इस बात की है कि चांद की रोशनी
पीले शीशे सी चट्टानों को रोशन करती होगी। फिर पीली चट्टान की रोशनी परिवर्तित होकर पेड़ पर पड़ती होगी और देखने वालों ने साधारण पेड़ को स्वर्ण पेड़ या पारस पेड़ मान लिया होगा। युगों तक सुनी सुनाई कहानियां सच या झूठ पर नहीं बल्कि विश्वास पर आगे बढ़ती हैं और वही विश्वास और कहानियां समय के साथ भास्कर गढ़ का सच बन गईं।